चलो भाई बच्चों, आज पार्टनरशिप शुरू करेंगे। मैं मोस्ट प्रोबेबली पार्टनरशिप का पूरा बेसिक और मेरा फाउंडेशन में जो टॉपिक्स मैं लेता हूँ अकाउंट्स के, उसका लेने का मकसद ही ये है कि मैं उसे 12th से लिंक कर पाऊँ। नहीं तो कोई ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक मुर्सा सर नहीं पढ़ाते, हम नहीं पढ़ा सकते, वो भी पढ़ा दे। मेरे लेने का मकसद यही है कि 12th में जो पढ़ा है और यहाँ जो पढ़ा है, अगर कुछ वेरिएशन हो तो मैं रिलेट कर पाऊँ। तो आपको बता दूँ कि भैया ये थोड़ा सा वहाँ अलग था और यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ज़रा सा ही फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। अपन लोग पार्टनरशिप में इस साल 3 चैप्टर पढ़ेंगे। वहाँ पे आप पहले फंडामेंटल पढ़ते थे, फिर PSR पढ़ते थे, चेंज इन PSR, फिर एडमिशन, फिर रिटायरमेंट। डिसोल्यूशन तो आपने पढ़ ही लिया, और डिसोल्यूशन तो पूरा ही अलग है, क्योंकि आपने जो डिसोल्यूशन पढ़ा उसमें क्या आ गया, इंसॉल्वेंसी आ गई। 12th में इंसॉल्वेंसी, गार्डनर मूरे का रूल, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी नाटक आपने इस साल डिसोल्यूशन में किए हैं, इसीलिए उसको अलग पढ़ा दिया गया, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही 12th से अलग है, उसे तो अपना एक अलग चैप्टर मानो आप। अब हमारे लिए पार्टनरशिप बचे 3 चैप्टर इस साल। बेटा हर्ष ध्यान दे ले प्लीज़। चेंज इन PSR और फंडामेंटल अलग अलग ना होकर एक ही है। तो एक चैप्टर है आपका फंडामेंटल, एक चैप्टर है एडमिशन और एक चैप्टर है रिटायरमेंट। तो हमें पार्टनरशिप में कितने चैप्टर है? 3। पहले जैसे मैंने तुम्हें कंपनी पढ़ाई, तो कंपनी में पहले वो देता था थ्योरी, टाइप्स ऑफ कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल। तो मैंने कहा था ये सारी थ्योरी अपन ने कंपनीज एक्ट में पढ़ ली, लॉ में, लॉ भी में नहीं पढ़ाई है, तो अपन ने पढ़ी ली है। इसमें भी पार्टनरशिप एक्ट की थोड़ी थ्योरी दे रखी है, वो अपन ने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ ली, तो वो काम अपना आसान हो गया। एक चीज़ अपन ने लॉ में पढ़ी है, काम अपन को किधर भी आ जाएगी, अकाउंट्स में। जैसे अपन लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप 2 तरह की होती है, पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये सारे नाटक अपन ने कहाँ पढ़ लिए? लॉ में। तो आप यहाँ पे लंबा क्रॉस लगा देना, क्योंकि वो अपन किधर पढ़ चुके हैं। अपन इस बार सिर्फ क्या पढ़ेंगे, इसका प्रैक्टिकल। शुरू करूँ मैं? सामने देखो, बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा और उसके बाद इसमें और उसमें फ़र्क बताता चलूँगा। फाउंडेशन में थोड़ा पाप काटा है इन्होंने, मुझे 12th वाला ज़्यादा सही लगता है, आप भी 12th वाले को ही ज़्यादा सही बोलोगे। क्या पाप काटा है अभी देखेंगे। सबसे पहला बेसिक, पार्टनरशिप अकाउंट्स में सोल ट्रेडर्स के मुकाबले क्या फ़र्क होता है। एक सोल ट्रेडर जब अपनी अकाउंटिंग करता है तो वो भी जनरल एंट्री करता है, लेजर बनाता है, P&L बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है, ऐसे ही करता है। तो एक सोल ट्रेडर जैसे अकाउंटिंग करता है, पार्टनरशिप भी वैसे ही अकाउंटिंग करेगा, P&L बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा, सब कुछ वही रहेगा। बस फ़र्क क्या है कि सोल ट्रेडर जो भी प्रॉफिट कमाता है वो स्वयं ले लेता है। पार्टनरशिप में आप अकेले नहीं हो, यू मस्ट बी 2 और मोर देन 2, आप 2 तो होंगे ही कम से कम। तो आप वो प्रॉफिट अकेले लेके नहीं जा सकते, आपको उस प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। और उसको बांटने के लिए अपन एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो क्या नाम है? क्या नाम है? अब वो अकाउंट कैसे बनता है, उसमें क्या एंट्रीज होती है वो देखते हैं। तो भैया देखो, हम लोगों ने जनरल एंट्री करी, सब्सिडी बुक बनाई, कैश बुक बनाई, उसमें आ गई मतलब सब्सिडी बुक में ही। ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमने P&L बनाया, बैलेंस शीट बनाई, अकाउंटिंग ख़त्म। अब कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, अकाउंटिंग तो ऐसे ही करेगा। अंबानी और अडानी भी अकाउंटिंग ऐसे ही करेंगे, वो भी P&L बनाएंगे, वो भी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो पार्टनरशिप में भी वही होगा। बस पार्टनरशिप में क्या होगा, P&L के बाद और बैलेंस शीट के पहले बीच में एक अकाउंट और बनेगा जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम है? क्या नाम है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। अब उस अकाउंट में क्या आएगा क्या नहीं ये देखते चलना। सबसे पहले आप P&L का पूरा प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करोगे, तो एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। पूरा पैसा किस में चला जाएगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया है हमने? प्रॉफिट को बांटने के लिए। क्या करने के लिए? प्रॉफिट को बांटने के लिए। थीम याद रखना, सोल ट्रेडर में आप अकेले हो तो आप सारा प्रॉफिट लेके चले जाते हो, पार्टनरशिप में आप अकेले, आपको प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अच्छा सर डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना, डिस्ट्रीब्यूट में क्या है, उसमें क्या अकाउंट बनाना, रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो? नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले मैंने तो अब एक्ट भी पढ़ा दिया आपको, अपन ने तो 2 बार पढ़ भी लिया। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप पार्टनर चाहे तो IOC ले सकते हैं,
पढ़ा है? कस्टमरी हो, है ना, याद है? कस्टमरी हो या फिर स्टैच्यूटरी प्रोविजन अलाउ करता हो, वेरी गुड, या डीड में लिखा हुआ हो। पार्टनर चाहे तो सैलरी ले सकता है, पार्टनर चाहे तो कमीशन ले सकता है। तो अपन ने लॉ में जो पढ़ा है वो अप्लाई नहीं करेंगे क्या? तो अगर कोई पार्टनर चाहे तो उसे आईओसी, सैलरी और कमीशन भी मिलेगी। तो वो जो आईओसी, सैलरी और कमीशन मिलेगी वो प्रॉफिट में से ही तो मिलेगा। तो इसीलिए वो प्रॉफिट को अपन कहाँ डाल देंगे? P&L, और फिर पार्टनर को सैलरी देंगे। तो एंट्री होगी सैलरी टू, क्योंकि पार्टनर को मिल रही है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, और पार्टनर से अगर लेना होता तो उसकी कैपिटल, पूरी पार्टनरशिप एक्ट में कैपिटल जब भी बढ़ेगी तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट, और कम होती है तो डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। सैलरी डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि सैलरी फर्म के लिए खर्चा है और खर्चे अकाउंट्स में डेबिट। तो सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू, आईओसी टू, लेकिन आईओडी पार्टनर से लेनी है तो पार्टनर्स कैपिटल टू आईओडी क्यों लेनी है? क्योंकि कोई पार्टनर कई बार बिजनेस में ज़्यादा ड्राइंग कर लेता है, तो उसकी ड्राइंग पे लगाम लगाने के लिए हम उससे क्या लेते हैं? और इस आईओडी के अपन ने वहाँ 12th क्लास में 12 फॉर्मूले पढ़े थे, वो भी अभी देखेंगे अपन। कितने फॉर्मूले? तो ये आईओडी लेते हैं अपन। क्या लेते हैं? आईओडी। किससे लेते हैं? पार्टनर। अब इसका भी थोड़ा लॉजिक सुन लो। वैसे तो लॉ में भी बताया था सैलरी क्यों देते हैं। कई बार कोई पार्टनर ज़्यादा काम करता है तो उसके लिए क्या देते हैं? उसे सैलरी देते हैं। और लॉ में पढ़ाया था डीड में लिखा हो तो ही देनी है, नहीं तो अगर डीड एब्सेंट हो तो सैलरी, डीड साइलेंट हो तो सैलरी, लेकिन डीड में सैलरी का ट्रीटमेंट साइलेंट हो तो सैलरी देनी है। ट्रीटमेंट याद रखना, याद है डीके गोल में क्वेश्चन आते थे ट्रीटमेंट। अगर मैं आपको ये बोलूं कि सैलरी देनी है लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं पता, तो ट्रीटमेंट क्या है? प्रॉफिट में से दे दो। किस में से दे दो? आईओसी कितनी है, रेट जो गिवन हो उस पर दे दो। अब सैलरी आपको कितनी देनी है ये आपको डीड में लिखना पड़ेगा। आपने नहीं लिखा है तो फिर कैसे दोगे? आईओसी में भी यही है, आपको डीड में रेट लिखनी पड़ेगी। आपने डीड में रेट ही नहीं लिखी तो कैसे दोगे फिर? अब ये तो थ्योरी की बात हो गई, प्रॉफिट में से दे दो। अरे दूँ कितना, दूँ कितना? इनकम टैक्स एक्ट कहता है, इनकम टैक्स एक्ट, कि आप पार्टनर को, अभी वैसे तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ टैक्स, मुर्सा सर को पता है, लेकिन मेरे को थोड़ा जो आइडिया, रफ आइडिया है, 3 लाख तक 60% सैलरी दे सकते हो प्रॉफिट में से, और 3 लाख के ऊपर प्रॉफिट है तो आपको 90% सैलरी तक अलाउड है इनकम टैक्स एक्ट में। मतलब प्रॉफिट का 90% तक आप क्या दे सकते हो? सैलरी। एक बार और फिर आप जब अगले साल टैक्स पढ़ोगे तो मैं इतना अपडेटेड नहीं हूँ, कोई प्रोविजन चेंज हुआ हो तो, बट जो रफ मेरे को याद है कि आप अपने प्रॉफिट का कितना % सैलरी दे सकते हो। तो अगर मान लो BCC का प्रॉफिट 20 लाख है तो 20 लाख का 90% होता है 18 लाख, तो हम तीनों 18 लाख तक की सैलरी ले सकते हैं। 6 में 6 मुर्सा सर, 6 अब्देली सर, अलाउड है। और फिर फॉर्म में कितना छोड़ेंगे? सिर्फ ये कहाँ लिखा हुआ है? इनकम टैक्स। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अबे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं बाबू, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट देखो ना। तो इनकम टैक्स एक्ट की अभी हमें बात नहीं, ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया मैंने। चलो तो भैया ये सैलरी एंट्री वेंट्री तो बिल्कुल लल्लू लपा के, क्या एंट्री होगी? सैलरी टू, कमीशन टू, आईओसी टू, लेकिन आईओडी तो लेंगे। अब इन सारे खातों को एप्रोप्रिएशन में बंद करो क्योंकि ये खर्चे हैं। अब नॉर्मली खर्चे कहाँ बंद होते हैं? P&L में, लेकिन ये खर्चा थोड़ा अलग है। ये वो खर्चा है जो पार्टनर और फर्म के बीच में हुआ है। किसके बीच में हुआ है? और जो खर्चे पार्टनर और फर्म के बीच के होते हैं वो एप्रोप्रिएशन में आते हैं। किस में आते हैं? तो एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन टू आईओसी, ये खर्चे बंद हो गए। ये सैलरी डेबिट से खुला, कमीशन डेबिट से खुला, आईओसी, तीनों खर्चे डेबिट से खुले और क्रेडिट से बंद हो गए। अब सेम ऐसे ही आईओडी कैसे खुला है? क्रेडिट से खुला है, तो ये कैसे बंद होगा? और टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो P&L एप्रोप्रिएशन में खर्चे भी बंद हो गए और इनकम भी बंद। और एक इनकम तो हमने पहले ही बंद कर दी थी, P&L। एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट कहाँ से आया था? P&L। P&L हमने कहाँ बनाया था? अभी बना ही रहे, रोज़ ही तो बनाते हैं, अभी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में बनाया। तो भैया P&L बनाने तक का कारवा तो सोल ट्रेडर में और पार्टनरशिप में सेम रहता है। बोलो, P&L बनाने तक का कारवा सोल ट्रेडर में, क्योंकि P&L तो सबको बनाना ही। अब इतनी अकल इनमें भी है कि इन्होंने तुम्हें एक चैप्टर दे दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें इन्होंने P&L पूछ लिया। एक चैप्टर दे दिया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, उसमें P&L पूछ लिया। और फिर तुम एनपीओ भी करते हो, तो एनपीओ में भी तुम इनकम एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते हो, उसकी नेचर भी P&L जैसी ही है। तो क्या पूरे चैप्टर में P&L ही देते रहेंगे क्या? तो इसलिए इस चैप्टर में P&L नहीं आएगा, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा।
क्या गिवन होगा? आपको प्रॉफिट के बाद का कारवा आगे बढ़ाना है कि अब प्रॉफिट में से हमें क्या देना है? आईओसी, सैलरी, कमीशन, और पार्टनर से क्या लेनी है? आईओडी। अब ये खर्चे बंद, इनकम बंद, अभी भी प्रॉफिट तो बचेगा, तो जो प्रॉफिट बचेगा आईओसी वगैरह देने के बाद वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो एंट्री होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर। अब इन 8 एंट्री को लेजर में पुट कर सकते हो। लेजर तो ना बताऊं ना, लेजर में पुट कर सकते हो। जैसे सुनो इधर, अगर मैं आपसे पार्टनर्स कैपिटल पूछूं तो आप उसमें क्या लिखोगे? बाय सैलरी। क्या लिखोगे? बाय, और यहाँ डेबिट हो रहा है टू आईओडी। तेज बोला करो एक तो अगर मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में क्या लिखूंगा मैं? बाय, बाय, और डेबिट में क्या लिखूंगा? टू आईओडी। वेरी गुड, ठीक है। और प्रॉफिट के लिए आपने कैपिटल को फिर क्रेडिट किया है तो क्या लिखोगे? बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। सेम ऐसे ही अगर मैं एप्रोप्रिएशन का लेजर बनाऊंगा तो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा? फिर यहाँ तो एप्रोप्रिएशन आ ही नहीं रहा, यहाँ एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है तो क्या लिखूंगा? मैं मानता हूँ अब अपन लोग बहुत बड़े हो गए हैं, 11-12 के बच्चे नहीं हैं। लेजर पोस्टिंग तो हमारा फोकस सिर्फ किस पे रहेगा? एंट्रीज। एंट्री अगर मैंने कर ली तो उसका लेजर भी मैं बना, इतना तो सक्षम हम है। समझ गए? ये 8 एंट्री याद रहेगी। पहले क्या करना है? पी एंड एल का प्रॉफिट किस में लाना है? फिर क्या देनी है? फिर क्या देनी है? आईओसी। कब देनी है? जब डीड में लिखी हुई हो। डीड में ना लिखा हुआ हो तो फिर पार्टनर से क्या लेना है? आईओडी। फिर इन खातों को क्या करना है? बंद करना है। कहाँ बंद होंगे? वैसे खर्चे कहाँ बंद होते हैं, लेकिन ये खर्चे कहाँ बंद होंगे? एप्रोप्रिएशन में। और एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर में। प्रॉफिट कैसे बचेगा? आज अगर एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट है 4 लाख और हमने आईओसी दे दी, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, सब दे दिया, और बचे 1 लाख, तो वो 1 लाख हम पार्टनर्स में। आगे बढ़ूँ? ये तो 12th में भी पढ़ा है हमने। अब नया सुनो, ये आपकी किताब में कुछ पाप काटेगा, बिल्कुल भयंकर वाला पाप काटेगा। ये क्या करेगा? आप सैलरी देते हो तो एंट्री होती है सैलरी टू पार्टनर, और फिर सैलरी को बंद कर देते तो पी एंड एल टू सैलरी। ये डायरेक्ट कर देगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर। सैलरी का अकाउंट ही नहीं खोलेगा, आईओसी का अकाउंट ही नहीं खोलेगा, डायरेक्ट कर देगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू आईओसी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू कमीशन। अरे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू, ना तो सैलरी खोलेगा, ना आईओसी खोलेगा, ना। सही लगता है आपको? ये बावलेपन ही है ये तो मैं तो हर साल यही बोलता हूँ कि आप तो खोलना जैसे 12th में करा है, लेकिन बस वही है कि बताना ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूट कभी कभी ऐसे पाप भी काट देता है। तो अगर ये ऐसे पागलपने करे हो, अभी आएगा आपके बुक में, अभी कराऊंगा क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है? तो अब क्या कर सकते हैं? इन्होंने कर रखा है पागलपने, बट कायदे से तो सैलरी वगैरह के खाते खुलने चाहिए। ये एक हमारा पार्ट हुआ जिसमें हमने बेसिक पढ़ा कि क्या बनाना पड़ता है एप्रोप्रिएशन, उसमें से ही क्या देते हैं? आईओसी, सैलरी वगैरह। ये क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ूंगा मैं। पॉज करो इसको 1 मिनट, और जिसको इसका फ़ोटो ले सुनो। अब बेसिक तुम्हें मैंने पूरा पढ़ा दिया, क्या एंट्री होंगी। मेरा टारगेट है मैं आज आपको पूरा ही बेसिक बता दूं अच्छे से। एक अपना जितना भी अभी तक पढ़ा हमने, मान लो ये हमारा कंसेप्ट 1 है, अब कंसेप्ट 2। आपको ये जो आईओसी सैलरी देनी है, ये तो क्वेश्चन में गिवन हो तो कर देना एंट्री। आईओसी की रेट होगी, सैलरी 5000 पर मंथ देनी है, ये गिवन होगा, या पर एनम देनी है, पर मंथ हो तो इंटू 12, पर क्वार्टर हो तो इंटू 4, पर एनम हो तो कुछ नहीं करना। और कमीशन का भी रेट गिवन होगा, और कमीशन में वो नाटक तो तुम्हें याद ही होंगे, तुमने फाउंडेशन में भी अभी करे होंगे, बिफोर और आफ्टर। बिफोर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 और आफ्टर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 प्लस रेट, वो नाटक याद ही है तुम्हें, आफ्टर चार्जिंग, ठीक है? अब इसमें कुछ ट्विस्टेड चीज़ सुन लो। तो ये हमारा कंसेप्ट 2। कंसेप्ट 2 क्या कि आईओसी सैलरी कमीशन क्या लॉस में भी देनी है क्या? ठीक है, घर में कंगाली छाई हुई है, इस साल हमारा नेट प्रॉफिट हुआ ही नहीं, उल्टा नेट लॉस हो गया। तो जब नेट लॉस हो जाए तो आईओसी सैलरी कमीशन को गेट लॉस कर देना, ठीक है? देनी नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है, कहाँ से दूँ? अब अगर मान लो दूसरा कोई खर्चा होता आउटसाइडर का तो वो तो करना पड़ता, चलो आज मेरी कोचिंग लॉस में चली गई, सुन लो, तो क्या मैं मनमोहन जी को रेंट नहीं दूंगा? देना पड़ेगा। क्या स्टाफ को सैलरी नहीं दूंगा? देनी पड़ेगी।
लेकिन क्या मैं खुद भी सैलरी लूँगा? मैं क्यों लूँगा, मैं तो ऑनर हूँ। तो आपको मोरली, एथिकली, फाइनेंशियली, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से, लॉ के पर्सपेक्टिव से, हर पर्सपेक्टिव से सही क्या है कि लॉस में कम से कम आप तो अपना हाथ टाइट रखो। मतलब आप सैलरी मत लो, आप आईओसी, आप कमीशन, लेकिन बट IOC, salary and commission is treated as charge। अगर आपने इनको क्या माना है? चार्ज माना है, तो फिर यस, वैसे नो, लेकिन आपने इन्हें क्या माना है? चार्ज। मतलब मैं ये कहूँ कि यार मुर्सा, पूरे स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसे है तुम्हारे पास, हाँ, नीचे मनमोहन जी को रेंट दे दिया तुमने, सब दे दिया, वो भी लॉस में ही दिया ना, मेरी सैलरी भी दे दो लॉस में, क्योंकि मैंने तो काम किया है, मैं तो सैलरी लूँगा यार। तुमने काम नहीं किया तो तुम सैलरी नहीं ले रहे हो, तो तुम्हें तो चल रहा है, मेरे तो नहीं चलेगा, मैं तो सैलरी लूँगा, भले कोचिंग लॉस में जाए। और ये बात डीड में भी लिख दो तुम, तो डीड में लिख दी और चार्ज मान लिया, तो अब तो मुझे देनी ही पड़ेगी। तो अगर चार्ज माना है तो देनी पड़ेगी, नहीं तो ये सब चीज़ें देते हैं अपन लॉस में भी। प्रॉफिट में तो देनी ही देनी है, तो लॉस में नहीं देनी है, प्रॉफिट में देनी है, लेकिन लॉस में चार्ज माना है तो देनी है। और अब लास्ट, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। प्रॉफिट हुआ तो है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितनी हमारी आईओसी है, सैलरी है, कमीशन है। मतलब जैसे अगर हमें आईओसी, सैलरी, कमीशन ये सब मिला के 15 लाख देने हैं, तो हमें प्रॉफिट 7 लाख का ही हुआ है। इसे कहते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट। क्या कहते हैं इसे? तो अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ है तो जितना प्रॉफिट हुआ है उतनी दे दो। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल, आपको ए को और बी को सैलरी देनी है, इसको 30,000 देनी है, इसको 40,000 देनी है। कितनी देनी है? 30,000 और 40,000। और आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 35,000 का हुआ है। कितना हुआ है? आप इन दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा? बोलो। सैलरी देनी है, आईओसी नहीं देनी है, सिर्फ सैलरी देनी है। कितनी? 70। और आपको प्रॉफिट कितना हुआ है? क्या आप 35 में से 70 दे सकते हो? कोई ऐसा फॉर्मूला है? हाँ, 35 में से 70 देने का फॉर्मूला नहीं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? 35 ही देंगे, लेकिन देंगे इनके रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं, सैलरी के पेइंग रेशो में। अब ये पेइंग रेशो क्या है? इसको देने हैं 30,000, तो आप दे दो 35,000 का 3/7, और इसको दे दो 35,000 का 4/7। बोर्ड पे देखो, 7 से ये कट जाएगा 5 बार, 15,000, फिर ये कट जाएगा 5 बार, 20,000। तो कितनी दोगे? 15 और 20, कितने हो गए? 35 ही देने थे। तो ये होता है आपका इनएडिक्वेट प्रॉफिट में। किसमें? ये हमारा कंसेप्ट नंबर 2 हो गया। अब कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 बराबर से सुनना। अगर हमें हाँ सैलरी और आईओसी एक साथ आ गई तो भी ये पेइंग रेशो बन जाएगा। हाँ, क्या कह रहा है? उसका टोटल करके रेशो ले लेंगे। जैसे आज तेरे को इसकी सैलरी है अभी 30 थी और इसकी आईओसी 10 है। बात करो बेटा। इसके 30 थी आईओसी सैलरी और आईओसी 10 है, तो 30 और 10 इसके कितने हो गए? 40। उसकी सैलरी 40 है और उसकी आईओसी 20 थी, तो 40 और 20 60। फिर पेइंग रेशो बन जाएगा। इसको 60 देने, इसको 40 देने, 4:6 काटोगे तो 2:3। तो क्या रेशो बन गया? फिर 2:3 में मिलती। ठीक है। अब तो बोला कमीशन भी होता तो वो भी जोड़ दे। मतलब सैलरी हो, आईओसी हो, कमीशन हो, सबको जोड़ो। सुनो, सबको जोड़ो और सबका क्या बना लो? रेशो। और उस रेशो में जितना प्रॉफिट हुआ है उतना डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये है इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस। किसके केस में? चुन ले हो, आ गया समझ में? चलो इधर देखो। अब कंसेप्ट 3, ये थोड़ा सुनना बराबर से, वैसे 12th में ही पढ़ा है ये सब चीज़ भी। आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या है कि आईओसी के बारे में बता दिया, सैलरी के बारे में बता दिया,
कमीशन के बारे में बता दिया, बोला प्रॉफिट है तो देना है, नहीं तो नहीं देना, नहीं तो लॉस है तो नहीं देना, प्रॉफिट है तो देना है, और अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो जितना है उतना देना है। इन सब की एंट्री भी बता दी। ये सब देना किस में से है? P&L एप्रोप्रिएशन में से। एप्रोप्रिएशन का लेजर भी बता दिया, कैपिटल अकाउंट भी बता दिया, कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कैसे होगी ये बता दिया मैंने। कैपिटल अकाउंट में एक चीज़ रह गई मेरे से, वो सुन लो। कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड हो तो दो बनेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग हो तो एक ही बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दोनों में क्या फ़र्क होता है? जब पार्टनर अपनी कैपिटल को फिक्स रखते हैं तो वो कैपिटल अकाउंट में से कैपिटल दिखाते हैं, बाकी आईओसी, सैलरी, कमीशन सब किधर दिखाते हैं? करंट अकाउंट। और जब पार्टनर अपनी कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग रखते हैं तो वो सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में दिखाते हैं, और उसका नाम है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर उसमें कैपिटल करंट अलग अलग नहीं होते, कैपिटल करंट अलग अलग। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है और फिक्स कैपिटल में दो बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आती है? सिर्फ कैपिटल, और करंट अकाउंट में बाकी सारा कूड़ा कचरा। कूड़ा कचरा मतलब आईओसी, सैलरी, कमीशन, सब कुछ। ये तो बात हुई। अब इसको साइड में रख दो, सामने देखते रहना। नेक्स्ट, अब आईओडी के बारे में क्या होता है कि अगर पार्टनर जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं, और वो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं उसका अमाउंट और टाइम पीरियड डिफरेंट है, सेम नहीं है, मतलब कोई कभी भी पैसे उठा रहा है, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉर्मल तरीके से निकालो, जैसे आईओसी निकालते हो। जैसे इसने 5,000 रुपये निकाले और ए ने, ये ए की ड्राइंग है, कितने निकाले इसने? और ये पैसे निकाले इसने फिक्स 1 अप्रैल को। कब निकाले? फिर इसको 31 जुलाई को और ज़रूरत पड़ी तो इसने 15,000 और निकाले। ड्राइंग है, कभी भी कर सकता है इंसान, पैसे की ज़रूरत पड़ी। अब उसके बाद 30 सितंबर को इसको पैसे की फिर ज़रूरत पड़ी तो इसने 40,000 और निकाले। और न्यू ईयर वाले दिन 1 जनवरी को इसे फिर ज़रूरत पड़ी तो 1 जनवरी को इसने 50,000 फिर निकाले। तो साल भर में इसने 15 और 5 20 और 40 60 और 50 1,10,000 की ड्राइंग करी। कितनी ड्राइंग करी? कितनी करी? अब मुझे एक सुर में जवाब दो, क्या इसने 1,10,000 सिंगल शॉट में निकाले हैं क्या? तो इससे पूरी 1/10 पे ड्राइंग का इंटरेस्ट लेना सही है? इसने कैसे प्रोपोर्शनल निकाले हैं ना, तो ब्याज भी कैसे लगना चाहिए? इंसानियत यही कहती है, या इससे 1/10 का ब्याज ले लो पूरा? नहीं ना, तो प्रोपोर्शनेट लेंगे। प्रोपोर्शनेट कैसे लेंगे? बड़ा सिंपल है, इंटू 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 रेट लगा दो। रेट कितनी? मान लो 9%, तो 9/100 9/100 9/100, ठीक है। अब इसमें मंथ लगा दो। इसने कब पैसे निकाले? अप्रैल। अब तो कैलकुलेटर भी अलाउड है, अप्रैल में पैसे निकाले तो पूरे 12 महीने का। फिर इसने पैसे निकाले जुलाई में, तो जुलाई में से, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए? 8 महीने। तो यहाँ ले लो कितने महीने? 8 महीने। फिर सितंबर में पैसे निकाले भाई ने, और सितंबर की भी एंड में निकाले, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने महीने? 6 महीने। और यहाँ पे भाई ने पैसे निकाले 1 जनवरी को, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने? 3 महीने। बाकी कैलकुलेटर अलाउड है तो मज़ा आ जाएगा, तो आईओडी निकल जाएगी। अब इसमें एक प्रोडक्ट मेथड भी होता था, वो इसको सिंपल कर देता है। प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है कि आप 5,000 को 12 से करो, इसको 8 से करो, इसको 40 से 6 से करो, 50 को 3 से करो, सिर्फ मल्टीप्लाई पहले कर लो। फिर उसके बाद इनका जो भी प्रोडक्ट आए, मान लो 5 लाख आया, मान लो, उसमें रेट लगा दो सीधी कितनी? 9% और 1/12 कर दो। क्या कर दो? तो या तो अलग अलग आईओडी निकालो या प्रोडक्ट लेकर एक साथ निकाल लो, आंसर वुड बी। अब ये प्रोडक्ट तो अपन तब करते हैं जब कैलकुलेटर अलाउड नहीं, तो अब तो अलाउड है तो तुम सिंपल मेथड से ही करना। ये कौन सा मेथड है? सिंपल मेथड। 4 बार ड्राइंग करिए तो 4 बार आईओडी निकलेगी, 5 बार ड्राइंग करिए तो जितनी बार ड्राइंग करोगे उतनी बार ब्याज भरना पड़ेगा। पूरे साल का की प्रोपोर्शनेट? बढ़ो आगे। तो ये हो गया जब आपका अमाउंट और टाइम पीरियड क्या हो? डिफरेंट हो। क्या हो? अमाउंट और टाइम पीरियड डिफरेंट हो। एक बार फिर सुन लेना, प्रोडक्ट मेथड में हमें क्या करना है? ये तो सिंपल ही है, इसमें तो मंथ की कैलकुलेशन है। प्रोडक्ट मेथड में हमें क्या करना है? आप देखो सबको 9% से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 9% को क्या करो? कॉमन ले लो।
फिर सबको 12 से डिवाइड कर रहे हो, तो 12 को भी क्या ले लो, अब नीचे 12 ले रहे हो, ऊपर खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या लगा दो, 1 लगा दो। अब ये 12 का हो गया, 9 का हो गया, सिर्फ ये बचा है और ये बचा है, तो 5 इंटू 12, 15 इंटू 40 इंटू 50 इंटू, और इनका प्रोडक्ट इधर आ जाएगा। मान लो ये प्रोडक्ट कितना आया, 5 लाख, और आंसर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है कि अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई कर लो और रेट कॉमन ले लो। और सिंपल मेथड क्या कहता है, जितनी बार ड्राइंग करी है उतनी बार आईओसी निकालो, जितनी बार पीछे तक आवाज़ आ रही है बराबर। ये तब कब करना है, जब अमाउंट और टाइम पीरियड दोनों डिफरेंट हो। अब आगे देखते हैं। अब जब अमाउंट और टाइम पीरियड सेम हो, क्या हो, तो ये 12 फॉर्मूले हैं, 1 2 3, 3 है ये, और ये 4 बार बनी हुई है, तो 4 3 ज़ा 12। क्या है 12 फॉर्मूले, देखो। नंबर 1, जब आप ड्राइंग करते हो मंथली, लेकिन अमाउंट और टाइम पीरियड सेम है, मतलब अगर आप हर महीने की पहली तारीख को निकालते हो पैसे, तो हर महीने के मिडिल में निकालते हो तो हर महीने के, और हर महीने के एंड में निकालते हो तो हर महीने के, और अमाउंट अगर 5000 निकालते हो तो हर महीने, तो अमाउंट भी सेम होना चाहिए और पीरियड भी सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, अमाउंट भी सेम, पीरियड भी सेम। फॉर्मूला देखो, पहले फॉर्मूला याद करने के हिसाब से फिर लॉजिक समझेंगे। अमाउंट जितना भी निकाला आपने, 12 महीने निकाला है तो इंटू 12, रेट जो भी रेट है 9%, इंटू में आएगा 6.5/12। क्या आएगा, अगर आप हर महीने के बिगनिंग में पैसा निकालोगे, कब निकालोगे, बिगनिंग मतलब 1 तारीख, हर महीने के एंड में निकालोगे तो पूरा फॉर्मूला सेम है, अमाउंट 12, रेट सब सेम है, बस 6.5 की जगह। और हर महीने के मिडिल में मतलब 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, हर महीने के मिडिल में निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 6 आ जाएगा। तो अमाउंट इंटू 12 इंटू रेट, अमाउंट इंटू 12 इंटू रेट, अमाउंट इंटू 12 इंटू रेट, सब कुछ सेम है, बस यहाँ क्या आएगा 6.5, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा 6। अब इसका लॉजिक बताऊँगा, आ गया, नीचे तो 12 ही आएगा। अब अगर क्वार्टरली ड्राइंग करूँगा तो आप समझ ही होंगे कि अमाउंट इंटू 12 की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, और यहाँ पे भी रेट आएगी, और यहाँ अगर मैं बिगनिंग में निकालूंगा तो 7 पॉइंट, एंड में निकालूंगा तो, और मिडिल में निकालूंगा तो। अब अगर मैं ड्राइंग 6 मंथ तक करूँगा, कोई बिजनेस ऐसे होते हैं जो 6 महीने चलते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, खारिफ के सीज़न चलेगा, राबी में फ्री, राबी वाला राबी में काम करेगा, खारिफ में, तो मान लो वो ड्राइंग कितने महीने करता है, सिर्फ 6 महीने होते हैं ऐसे बिजनेस। तो अगर आप 6 महीने ड्राइंग कर रहे हो तो अमाउंट इंटू 6, अमाउंट इंटू रेट तो आनी है, लेकिन अगर बिगनिंग में करोगे तो क्या आएगा, एंड में, मिडिल में 3। ये वैसे तो याद भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका लॉजिक बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ बस। अब 9 मंथ, कुछ ऐसे भी बिजनेस होते हैं जो 6 महीने की जगह कितने महीने ड्राइंग करते हैं, 9 महीने। मतलब हो सकता है उनका 3 महीने ऑफ सीज़न हो तो वो 3 महीने बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं करते, ठीक है। तो जैसे हमारे अंदर भी कई बार 2-3 महीने ऐसे आते हैं जब हम पैसे नहीं उठाते, वो हमारा बिल्कुल ऑफ सीज़न होता है। जैसे कि मान लो जो भी कलेक्शन होना होता है, जो बच्चे आने होते हैं, दिसंबर तक सब कुछ हो ही जाता है ऑलमोस्ट। अब जनवरी से कोई नया बैच बनता नहीं है, नए बैच सारे मार्च के आसपास बनते हैं, ठीक है। और अगर कोई बैच बना भी सही तो उसका फीस का कलेक्शन उतना होता नहीं है और खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो ये 2-3 महीने हम हाथ रोक लेते हैं। ये 2-3 महीने जो भी है कोचिंग का जो पैसा आ रहा है बस उससे कोचिंग की और स्टाफ की और ये सारे खर्चे निकल जाए। तो हमारी भी यूजुअल 9 महीने ड्राइंग होती है 12 महीने में से। जैसे कोई बिजनेस हो सकते हैं जो सिर्फ कितने महीने ड्राइंग करते हैं, 9 महीने, तो उनका फॉर्मूला क्या बनेगा, अमाउंट इंटू 9, अमाउंट इंटू रेट, बिगनिंग में करिए तो, मिडिल में, एंड में। अब ये सारे फॉर्मूले का बेसिक क्या है, ये टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। समझाता हूँ मैं तुम्हें, देखो आपको ये सारे फॉर्मूले इस लॉजिक से बनाए गए हैं कि आपने जब पहली ड्राइंग करी तो कितना समय बचा, आपने जब अंतिम ड्राइंग करी तो कितना समय बचा, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, ठीक है। देखो आपने पहली ड्राइंग करी होगी, अभी मैं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए
अप्रैल से मार्च ना लेकर जनवरी से दिसंबर ले रहा हूँ। कोई भी साल ले लो आप, तो अप्रैल से मार्च भी लोगे तो 12 महीने ही होंगे, और जनवरी से दिसंबर भी लोगे तो अभी मैं 12 महीने कौन से ले रहा हूँ? जनवरी से दिसंबर। प्लीज़ आप लोग कंसंट्रेशन बनाए रखना। तो अभी मैं मेरा साल ले रहा हूँ जनवरी से दिसंबर। कितना ले रहा हूँ? सामने देखो, सारे फॉर्मूले बने हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग हमने करी 1 जनवरी को। कब करी? तो जनवरी के बाद कितने महीने बचेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीने। आखिरी ड्राइंग मैंने 1 दिसंबर को करी होगी, उसके बाद तो साल खत्म। तो 1 दिसंबर के बाद 1 महीना, इधर 12 महीने, 12 और 1 13 डिवाइड बाई 2। इससे यहाँ क्या आ रहा है? सेम ऐसे ही सारे बने हैं। अब ये वाला देखो, एंड में आपने लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 31 जनवरी। और जनवरी से ले रहा हूँ ना मैं, तो लास्ट ड्राइंग कब? एंड में कर रहा हूँ, बिगिनिंग में नहीं कर रहा। कब कर रहा हूँ? तो 31 जनवरी। और लास्ट ड्राइंग करी होगी 31 दिसंबर। 31 जनवरी के बाद 11 महीने, 31 दिसंबर के बाद 0, 11 और 0 11 डिवाइड बाई 2 एंड सो ऑन। अब एक इधर क्वार्टर वाला ले लेते हैं, क्वार्टर में मिड वाला लेते हैं। कौन सा लेते हैं? देखो, पहला क्वार्टर आएगा मेरा जनवरी, फरवरी, मार्च, और उसका जो मिडिल आएगा वो 15 फरवरी आएगा। 15 जनवरी मत ले लेना, क्योंकि क्वार्टर है। क्वार्टर का मिडिल कब आएगा? 15 फरवरी। तो 15 फरवरी के बाद 10.5 महीने बचेंगे। कितने महीने बचेंगे? और लास्ट क्वार्टर आएगा 15 नवंबर, क्योंकि मेरा लास्ट क्वार्टर है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो उसका मिड आएगा 15 नवंबर। तो 15 नवंबर के बाद 1.5 महीना, इधर से 10.5 और 1.5 12 डिवाइड बाई 2 6 आ गया। क्वार्टर का एक और ले लेते हैं, क्वार्टर का एंड भी ले लेते हैं। क्वार्टर, पहला क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च, उसका एंड आएगा मार्च ही आएगा। तो मार्च के बाद 9 महीने, और इधर लास्ट क्वार्टर आएगा दिसंबर। दिसंबर के बाद 0, 9 और 0 9 डिवाइड बाई 2 4 और देख ले, ये भी देख लो, 9 मंथ वाला देख लो। 9 मंथ मैं पहली ड्राइंग करूंगा 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 ही महीने कर रहा हूँ मैं। तो पूरे 9 महीने बचे। और लास्ट ड्राइंग करूँगा 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर है 1 महीना, 9 महीना 1 महीना, 9 महीना 1 महीना। कितने हो गए? 10 डिवाइड बाई 2 एंड सो ऑन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 कंसेप्ट हो गए। ये सब 12th में पढ़ाने में कितने दिन लगते हैं? बहुत दिन लगते हैं। ठीक है, फ़ायदा तो मिलेगा यार। अपन पहले वहाँ कोई झक मरा के थोड़ी आए हैं, साल भर दिया है वहाँ पे भी। ठीक है कंपनी में भी ऐसा ही था, यहाँ भी ऐसा ही है। वहाँ टाइम देते हैं तो यहाँ टाइम कम लगता है। मैं तो 12th में भी बोलता हूँ कि यहाँ इतना अच्छे से पढ़ाने में मज़ा जो होता है मेरा 12th का, उसका एक तरीके से 12th पढ़ाना मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, और उसका रिटर्न मुझे CA फाउंडेशन में मिलता है। ठीक है, और वो बिल्कुल सही बात है। अब 2 चीज़ बची, ज़्यादा ही हो जाएगा आज के लिए। 3 चीज़ मैंने करा दी आपको। पहले मैंने एंट्री पूरा बेसिक लॉजिक क्यों देते, क्या लेजर एंट्री से बनी जाएंगे। सेकंड, IOC IOD इनएडिक्वेट हो तो क्या करना है। और तीसरा IOD के अब 2 कंसेप्ट और बचे। कंसेप्ट 4, जब हम IOC IOD देना भूल जाए, पास एडजस्टमेंट। और कंसेप्ट 5, गारंटी, जब किसी पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को 5 कंसेप्ट आते हैं फंडामेंटल्स में, मोटे मोटे। कितने? बाकी तो क्वेश्चनों में उतार चढ़ाओ, वो आपने प्रॉफिट दे दिया, वो आफ्टर चार्जिंग सैलरी दे दिया, तो सैलरी पहले क्या करनी पड़ेगी ऐड। तो क्वेश्चन के घुमाओ फिराओ को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, कोई कंसेप्ट नहीं है, वो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है। कंसेप्ट कितने हुए? 5। 3 मैंने बता दिए, 2 और कल बताऊंगा। और कल हाथों हाथ क्वेश्चन शुरू, मतलब नेक्स्ट क्लास में 2 पढ़ाकर हाथों हाथ इसके क्या शुरू करेंगे? क्वेश्चन शुरू करेंगे। धन्यवाद।